जी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएसई। देखिए, इंडस्ट्रियल लॉ को कंटिन्यू करेंगे, थर्ड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे उसमें कि कुछ पार्ट जो यूनिट 2 का रह गया था उसके दो केसेस पढ़ लेंगे। और यूनिट 3 में जो अवार्ड्स एंड सेटलमेंट का इशू है, जो भी उसमें आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है केसमेट में, उसको भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। देखिए, इंडस्ट्रियल लॉ को जब मैंने सेकंड यूनिट बनाया था आपको, तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि एक रेफरेंस होता है, वो डिफेक्टिव रेफरेंस होता है। रेफरेंस भी कई तरह के थे, मैंने आपको बताया था। एक डिफेक्टिव रेफरेंस का भी एक टर्म होता था उसमें। वो उस डिफेक्टिव रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, उस डिफेक्टिव रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को यहाँ समझेंगे कि आखिर उसका मतलब क्या है। और अवार्ड्स एंड सेटलमेंट के इश्यूज में जब हम जाएंगे तो उसमें ये देखेंगे कि कैसे अवार्ड और सेटलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है, कैसे इन्फोर्सिएबल होता है, कब ऑपरेटिव होता है, कब वो क्या वो मैंडेटरी है पब्लिकेशन एंड ऑल। सो देर आर सर्टेन क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे अपने अवार्ड्स वाला जो यूनिट होगा ना, थोड़ी देर में जब आएंगे उस पर तो अपन बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको। जब भी रेफरेंस की बात आएगी तो मैंने आपको एक बार बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जो भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स होते हैं, नेशनल ट्राइब्यूनल्स होते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब उनको कोई भी चीज़ रेफ़र करती है, एक बात लिख कर रेफ़र करती है कि देखिए भैया, आपको मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, आपको उन्हीं सब चीज़ों पे डील करनी है। फॉर एग्जांपल, इट्स लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन। आपको कोई चीज़ इस्टेब्लिश पहले से माइंड में है कि मुझे ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी है इस बंदे से या फिर इस विटनेस से या फिर इस क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो आप क्या करते हो, वहाँ तक उन चीज़ों को लेकर पहुँचते हो। ठीक है कि मुझे अल्टीमेटम इसके मुंह से वो चीज़ें निकलवानी है जो मुझे मेरे इस्टेब्लिश माइंडसेट को क्या कर देगी, लाकर आखिरकार कंप्लीट कर देगी। यहाँ पे भी वही चीज़ होता है। रेफरेंस के केस में भी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की एकदम पूरा का पूरा एक पैमाना सेट करके भेजती हैं। और ऑर्डर ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बहुत मैटर करता है। और वो ऑर्डर ऑफ रेफरेंस इतना ज़्यादा मैटर करता है कि कई सारे केसेस में भी कई बार कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का भी कि ऑर्डर ऑफ रेफरेंसेस कई बार इतने ही क्रिप्टिव तरीके के होते हैं, इतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं कि ट्राइब्यूनल्स के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर रिले कर लिया जाए जो चीज़ें लिखकर आपको भेज दी गई हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप लिखकर सिर्फ ये भेज दे रहे हो कि देखो आपको इन सब चीज़ों पे डील करना है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द ट्रिब्यूनल इन एवरी कंडीशन, एवरी मोमेंट, कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पर रिले करे। देयर इज सर्टेन थिंग जिसको बैकग्राउंड में भी वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो वो बैकग्राउंड किन केसेस में देखेंगे, किन केसेस में नहीं देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और ट्राई करेंगे कि जितना भी पॉसिबल केसमेट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके पास रहे। एंड प्लीज़ थोड़ा सा केसमेट को आप एक बार रीड करिए खुद भी, क्योंकि मैं आपको वो पॉइंट्स एक बार याद दिला सकता हूँ, एक बार रिवाइज करा सकता हूँ जो पॉइंट्स आपने मिस कर दी होगी या जो पॉइंट्स आपको याद नहीं आ रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी सजेस्ट मेरी तरफ से एक सजेशन ले लो आपकी, दैट यू जस्ट रीड द केसमेट एटलीस्ट वन टाइम तो आप रीड करिए उसको। बाकी जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर हिंदी में एटलीस्ट बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो अपना दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन का, ये जो केस 167 का वो पढ़ेंगे, केस नंबर 6 आपके केसमेट का। और MS टाटा आयरन इंडस्ट्री, ये तो बहुत आसान केस है, 46 का पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और सेटलमेंट के दो केसेस बहुत ही आसान केसेस हैं, समझेंगे कुछ कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड सबसे कहिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, लिंक आपको सब नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर और एक NCERT का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया है मैंने आज से ही, संडे से। आपको शाम तक 50 क्वेश्चंस लगभग मिल जाएंगे NCERT के, कुछ चैप्टर्स के मैंने बता रखे हैं। 200 रुपया पेमेंट करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप उन टेस्ट सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हो। फॉर दैट यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी और माई गिवन नंबर, और मैं मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर जो मेरा दिया हुआ है टेलीग्राम पे, उसमें भी आप लिंक कर सकते हैं मैसेज मुझे। ठीक है, तो लास्ट में हमने बात कहाँ तक करी थी, शरद कुमार वाले केस में मैंने आपको बता दिया था वर्कमैन का डेफिनेशन सेक्शन 2S। आगे चलेंगे, आज हमारा स्टार्ट होगा कौन सा। देखिए, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड के फैक्ट को समझिए। फैक्ट ऐसा है कि ये कंपनी थी, उसके 2 यूनिट्स थे। तो एक यूनिट में किसी बोनस की बात पर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। अब स्ट्राइक थोड़ा सा वायलेंट नेचर का हो गया, तो जो मैनेजमेंट था उन्होंने लॉकआउट घोषित कर दिया। लॉकआउट जैसे लॉकडाउन हुई थी ना 2020 में, तो टेम्पररी सी चीज़ें, हम किसी चीज़ को पूरा ऑल टुगेदर बंद कर देते हैं, इट्स नॉट अ परमानेंट क्लोजर। तो लॉकआउट भी वैसे ही था कि उस यूनिट को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था, बिकॉज नॉट पॉसिबल फॉर द यूनिट टू रन। अब इसी के मद्देनज़र देखते हुए जो दूसरा यूनिट था स्वतंत्रता भारत मिल्स, वहाँ के भी वर्कर्स ने एक तरीके से सिट डाउन स्ट्राइक कर दिया, वो भी स्ट्राइक पे बैठ गए। दो इट वॉज नॉट इतना बड़ा लेवल पे स्ट्राइक नहीं था, बट यार देयर वाज अ स्ट्राइक। तो ये मुद्दा पहुंचा कमिश्नर जो है वहाँ का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में। फिर ये वहाँ पे फेल हो जाता है। फेल होने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटअप ही नहीं हो पा रहा था।
तो आखिरकार ये चीज़ें जब पहुंची इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास, जब गवर्नमेंट इसको रेफ़र करा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट ये जानना बहुत ही ज़्यादा है कि आखिरकार ऐसा लिख कर क्या भेजा गया था। तो कई सारे पॉइंट्स लिखे गए जो हमारे पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर ऑफ रेफरेंस में कहा गया थर्ड रेफरेंस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को कि आपको ये बताना है, आपको ये देखना है कि जो स्ट्राइक हुई थी दिल्ली क्लॉथ मिल्स में और जो लॉकआउट डिक्लेयर किया गया मैनेजमेंट के द्वारा, क्या वो जस्टिफाइड थी, क्या वो लीगल थी? अगर वो लीगल थी, जस्टिफाइड थी, तो उसको वर्कमैन को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बोनस? मतलब इट इज ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड दैट स्ट्राइक टुक प्लेस इन द यूनिट एंड लॉकआउट टुक प्लेस इन द यूनिट। सो ट्राइब्यूनल का काम ये कह रही है ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, भैया आप ना बस इस मुद्दे पे फोकस करो कि स्ट्राइक कितना लीगल था, सॉरी जस्टिफाइड था, और लॉकआउट कितना लीगल था, या फिर उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, चलिए, स्ट्राइक कितना लीगल था, लॉकआउट कितना जस्टिफाइड था। मतलब आप एक जज बन रहे हो मान लो, और आपको कोई कह रहा है कि देखो भैया वो तो उसने स्ट्राइक कर दी, अब आप बताइए स्ट्राइक कितना सही था, कितना लीगल था, और मैंने लॉकआउट करा वो कितना जस्टिफाइबल था। मतलब यहाँ पे घूम फिर कर क्या आने वाला है कि स्ट्राइक तो हो रखा है, ठीक है। जो आपके फोर्थ रेफरेंस है वो कह रहा था कि जो सिट डाउन स्ट्राइक हुआ था स्वतंत्रता भारत मिल्स में, वो कितना जस्टिफाइड था और लीगल था, क्या उसको वर्कमैन को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो लॉकआउट का ऐसा कुछ था नहीं। तो मतलब आप समझो मेरी पॉइंट, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेट मी गो थ्रू दैट सेक्शन जो मैंने आपको बताया था। एक सेकंड वेट करिए बस, अब मैं वो निकाल रहा हूँ स्लाइड। ओके, देखिए, जब 10(4) को आप पढ़ोगे ना, उसमें मैंने बताया था आपको कि वेन इन ऑर्डर रेफरिंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू अ ट्राइब्यूनल और अ लेबर कोर्ट और नेशनल ट्राइब्यूनल अंडर दिस सेक्शन और इन अ सब्सिक्वेंट ऑर्डर, द appropriate government has specified the points of dispute, sorry, has specified the points of dispute for adjudication. पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट क्या हो सका, उन्होंने जो भी आप बताने वालों सब बता देते हैं। एंड द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल shall confine its adjudication to these points, sorry, those points and matters incidental thereto. अब ये incidental thereto का कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान चीज़ है। कहने का मतलब वहाँ पे स्ट्राइक की बात कर दी गई है, मतलब कि वो स्ट्राइक कितना लीगल था, सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे फोकस करेंगे। एंड एनीथिंग दैट इज़ वेरी 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 क्लोज रिलेटेड टू दैट पॉइंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिपरकशन या कॉन्सिक्वेंसेज या कुछ ऐसा है जो उस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एकदम द मैक्सिमम थिंग दैट कैन बी रिलेटेड टू द पॉइंट दैट हैज़ बीन रेफर्ड, anything that has been referred to the tribunal, if anything that is very very incidental to उसका possible consequences, वो चीज़ तो होना ही होना है, will be discussed. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्राइक अगर लीगल था तो क्या उसको बोनस मिलना चाहिए? ये इंसिडेंटल देयर टू हुआ कि नहीं हुआ? अगर स्ट्राइक लीगल था तो उसको बोनस मिलना चाहिए, ये पॉइंट उसका इंसिडेंटल पॉइंट हो गया, इंसिडेंटल देयर टू पॉइंट हो गया, गॉट इट। अगर आपका जो क्या नाम है लॉकआउट वो जस्टिफाइड था तो क्या उसको बोनस नहीं मिलना चाहिए? तो उसको बोनस नहीं मिलना चाहिए, उसका इंसिडेंटल देयर टू पॉइंट हो गया, गॉट इट। ये बात बोली गई थी, ये होती इंसिडेंटल देयर टू का मतलब। अब आते हैं वापस केस पे, आपके लिए इतना सा फैक्ट्स बहुत है। आप कहाँ गया, ठीक है। अब ये बातें, अब हुआ क्या ना कि जब ट्राइब्यूनल के पास से बातें पहुंची, पैराग्राफ 17 में जो आप पढ़ोगे तो उसमें कहा हुआ है कि ट्राइब्यूनल के पास जब उसने पूछा कि देखो बताओ यार स्ट्राइक की लीगैलिटी और जस्टिफिकेशन, उसने लॉकआउट का चेक करना स्टार्ट किया, तो जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि देखिए भाई हमने तो स्ट्राइक किया ही नहीं, वो मैनेजमेंट कर रहे थे, हमने तो लॉकआउट किया ही नहीं। मतलब वहाँ पे एक तरीके का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही नहीं बन रहा था। कहने का मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कॉन्सेप्ट ट्रिब्यूनल को समझ में नहीं आया था, क्या कह रहे हैं डिस्प्यूट है क्या। मुझे लिखकर भेजा गया कि स्ट्राइक हुआ है, पर मैं डिस्प्यूट ही इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ। तो ट्राइब्यूनल ने बोला कि देखो भैया मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ना इसके लीगैलिटी में जाऊँगा थोड़ा बैकग्राउंड में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्ट्राइक करना पड़ गया, लॉकआउट करना पड़ गया। सो ट्राइब्यूनल क्या करेगी कि वो बैकग्राउंड को भी चेक करेगी और ये बातें पहुँचेगी आगे। कैसे आगे पहुँचेगी, किस मुद्दे पे? तो ट्राइब्यूनल का ये कहना कि वो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड को। ये बात पे मैनेजमेंट ने एक सवाल करा कि आपके पास तो अथॉरिटी ही नहीं है ना सेक्शन 10(4) के अंदर, क्योंकि द गवर्नमेंट हैज रेफर्ड सर्टेन पॉइंट्स टू यू एंड ऑर्डर ऑफ रेफरेंस इज दैट देयर इज नो नीड टू आप इसके बियॉन्ड जा सकते हो। आप तो बस इतना चेक करो कि जस्टिफिकेशन और लीगैलिटी कितनी है स्ट्राइक और लॉकआउट की। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि ये ट्राइब्यूनल तो अपने हिसाब से बैकग्राउंड में चेक करने जा रही थी ना कि आखिर व्हाट लेड टू द स्ट्राइक एंड ऑल एंड ऑल।
तो ये बातें जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि देखिए, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी, उसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। Proceeding in the order in which the arguments were addressed, we propose to deal with issues 3 and order for first under section 10(1)(d) of the act. जब आप पढ़ोगे, it is open to the appropriate government when it is of opinion that any industrial dispute exists to make an order in writing reference the dispute or any other matter appearing or connected with or referring to the dispute. एक ट्राइब्यूनल एक एजुकेशन को जब आप रेफर करते हो तो सेक्शन 10(4) के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मेंशन की जाती हैं और वो इंसिडेंटल देयर टू पॉइंट पर फोकस करते हैं। इंसिडेंटल की मीनिंग यहाँ पे दे रखी है, हैपनिंग और लाइकली टू हैपन एज अ रिजल्ट और ऑफ इन कनेक्शन विद समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया अभी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंसिडेंटल देयर टू का कॉन्सेप्ट भी बताया आपको। अब जब पैराग्राफ 25 पढ़ोगे तो कुछ केसेस के रेफरेंस दिए हुए हैं उसमें। जैसे एक केस था बर्मा सेल का, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी आपने। उसमें बात कही गई थी कि अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि एक स्टाफ है, इसका और इसका एक एम्प्लॉयर का डिस्प्यूट है, तो दूसरे स्टाफ का क्या डिस्प्यूट होगा नहीं होगा उसको बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेक्शन 10(4) कहता है। अगर रेफर आपको किया गया है कि 10 लोगों का एक डिस्प्यूट चल रहा है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, तो उनके बीच की ही बातें करेंगे। देयर इज नो नीड टू डिस्कस अदर्स। हाँ, अंटिल अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये ना लगे कि नेशनल इंपॉर्टेंस पब्लिक ऑर्डर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं, उसके ऊपर भी डील किया जाए, तब तक नहीं कर सकते आप। दूसरा केस यही था, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक केस था। उसमें बस सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए, मुझे यहाँ पर इस केस में पता चल रहा है, मुझे इस केस में यहाँ पे पता चल रहा है कि कंपनी जो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वो बहुत समय से कुछ ट्राई कर रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई कर रही थी जो एक तरीके का डिस्प्यूट अराइज कर सकता था, पर देयर आर चांसेज कि वहां पर डिस्प्यूट एस्टेब्लिश ना हुआ हो। तो आप बैकग्राउंड को चेक कर सकते हो, बट दिस इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीम केस, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीम केस, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में बोला का एक बहुत ही स्पेशल केस है। पर इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं दिल्ली क्लॉथ लिमिटेड में, यहां पर तो डिस्प्यूट है ऑलरेडी ना। डिस्प्यूट क्या है? बोनस की बात है, बोनस की बात है। सो जब डिस्प्यूट आपको पता है, सो देयर इज नो नीड टू गो बियॉन्ड द रेफरेंस जो आपको रेफर किया हुआ है। ये इसमें बात आई। 31 पैराग्राफ को आप जब पढ़ोगे तो लिखोगे। 25 पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में ऐड करा, वो सुनिए क्या है। ये जो डिसीजन मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की, दिस डिसीजन हैज बीन रेफर्ड टू बाय द ट्राइब्यूनल एज गिविंग इट ज्यूरिसडिक्शन टू एग्जामिन द क्वेश्चन एज टू वेदर देयर वाज अ स्ट्राइक एट ऑल। ये बात कही गई थी, स्ट्राइक थी कि नहीं थी। बोथ साइड हैव रेफर्ड टू द डिसीजन इन सपोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंटेंशंस। According to the respondents, the fact that the tribunal could go into the question as to whether there was a lockout or a closure bent to show that tribunal jurisdiction was not limited because of the use of the word lockout in the second issue, so the tribunal was precluded from examining the question as to whether there was a lockout at all. According to the appellant, it was because the tribunal had always to consider whether the issue referred was an industrial dispute that the tribunal had to scrutinize whether the cessation of business of the company was due to lockout, which it was competent to adjudicate upon, or whether it was due to closure, which was not an industrial dispute at all. हिंदी में समझाता हूँ, छोड़िए इतना तामझाम है कुछ नहीं। अगर क्लोजर है किसी कंपनी का तो डिस्प्यूट तो राइज नहीं होगा, क्लोजर हो जाएगा परमानेंट। भैया मैंने आपको बता रखा था क्लोजर कर दूंगा तो डिस्प्यूट राइज नहीं होगा, उसमें तो फिर बोनस की बात नहीं उठती। पर अगर लॉकआउट हुआ है, टेम्पररी यूनिट को बंद किया हुआ आपने और आप पेमेंट काट रहे हो हमारा, तो बात वहां पे उठती है ना। अब बात को समझिए, डिस्प्यूट तो तभी होगी। तो यहां पर तो बात लॉकआउट की हुई है, लॉकआउट में तो बोनस की हम बात करेंगे ही, तो डिस्प्यूट तो है ही। अगर क्लोजर हो जाता तो डिस्प्यूट ही स्टैब्लिश नहीं होता। तो ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का दिल्ली क्लॉथ में कहना कि लॉकआउट है और मुझे बात समझ नहीं आ रही कि डिस्प्यूट राइज नहीं हो रहा है, बहुत ही मतलब भयात बात है। अगर लॉकआउट हुआ है तो डेफिनेटली बोनस की बात होगी वहां पर, और जब बोनस की बात होगी वहां पर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि स्ट्राइक जस्ट लीगल था कि नहीं था, और क्या जो उसके अगेंस्ट में जो लॉकआउट हुआ वो जस्टिफाइड था कि नहीं था। पर जहां पे क्लोजर की ही बात हो चुकी है, परमानेंट क्लोजर ही हो चुकी है यूनिट की, देयर इज नो नीड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वहां पे तो डिस्प्यूट है ही नहीं, फिर बोनस की तो बात ही नहीं उठेगी वहां पर जो एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में हो रहा था। तो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड बताएगा कि आपको बैकग्राउंड में जाना है कि नहीं जाना है। अगर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड कहता है कि देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वहां पर, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है और जो रेफरेंस आपको दी गई बस उस पर आप बात कर लीजिए। पर हाँ, अगर आपको रेफरेंस में ही पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, तो आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एस्टैब्लिश करिए पहले, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइब्यूनल के लिए सबसे पहला काम होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एस्टैब्लिश करना। ये बात थी क्लॉथ लिमिटेड की। समझ गए आप कि ट्राइब्यूनल अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती, सेक्शन 10(4) जो उसको कह के भेजा हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरा केस, सेकेंड केस जो है, इसमें कुछ और पॉइंट। हाँ अच्छा, ये केस का नाम आई थिंक हो गया है, ज़्यादा ऊपर चढ़ गया।
स्लाइड्स में ना कई बार अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, वो सुनते ही नहीं हमारी। से केस 7 को देखोगे आप, जो आपका है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। उस केस को जब आप समझोगे, इस केस को हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही आसान केस है। कहाँ गया? आई थिंक आई जस्ट स्टार्टेड दिस ना, आई थिंक दिस वन होना चाहिए। हाँ, देखिए इसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, आपको पता है बहुत ही बड़ी कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील। उसकी एक सब्स्टिट्यूट थी सीमेंट कंपनी। तो सीमेंट कंपनी बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट था कि देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा अपना एक्सपैंड करिए बिजनेस को, बिजनेस शेयर करिए, प्राइवेटाइजेशन वगैरह की जो चीज़ें हैं, एलपीजी रिफॉर्म जिसको बोलते हैं इकॉनमी में, यूपीएससी वाले समझ जाएंगे, वैसे आप भी इसके लिए समझ जाओगे इजीली। तो हुआ क्या कि टाटा आयरन एंड स्टील ने अपनी जो सब्सिडियरी थी सीमेंट वाली, वो बेच दी उन्होंने लाफार्ज को। लाफार्ज सीमेंट बहुत बड़ा कंपनी है, आपको पता होगा। तो लाफार्ज को बेच दी गई कुछ कंडीशंस के साथ कि देखो भैया, जो टाटा आयरन एंड स्टील के वर्कर्स हैं वो आप ले लोगे। वो वर्कर्स की कंडीशन बिल्कुल वैसे ही होगी जो जैसा यहाँ पे था। उनकी कंडीशन को कहीं से भी डाउन नहीं करोगे, जो बेनिफिट्स उनको मिलते थे यहाँ पे वो भी वहाँ पे मिलेगा। तो कहने का मतलब बस इतना था कि टाटा आयरन एंड स्टील के वर्कर ना होकर वो लाफार्ज के वर्कर हो गए, पर चीज़ें वही थी सारी। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने बात करा था आपस में, टाटा एंड स्टील और वर्कर से भी बात हुई थी। एंड उनके कहते तो हैं बाद में कि वो कंसेंट से नहीं हुई थी, पर कंसेंट से ही हुई थी। ये बातें लाफार्ज को दे दी गई, ये सारी चीज़ें। जब लाफार्ज ने स्टार्ट करा वर्किंग, तो वर्कमैन को प्रॉब्लम होने लग गया कि देखिए यार, यहाँ तो कंडीशन ही अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ा कंडीशन का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ बेनिफिट्स हमें नहीं मिल रहे। तो एक तरीके की डिस्प्यूट अराइज हो गई कि जो आपने हमें कहा था पहले टेक ओवर के समय, वो बातें अभी यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल एलन मस्क ये कह देते कि ट्विटर के सारे जो भी इम्प्लॉय हैं उसको वैसे ही रखूंगा, आप ट्विटर बस मुझे हैंड ओवर कर दो, ले लो आप मुझे, मतलब मुझे पैसे दे दो, आप मेरे से ले लो, जो भी है बात। और एलन मस्क ने आते ही वो सारी चीज़ें बाहर कर दी बहुत सारे लोगों को। अब ये लोग डिस्प्यूट थोड़ी ना राइज कर सकते हैं, आप खुद सोचो ना, मैं आपको कंक्लूजन नहीं भी बता रहा हूँ। डिस्प्यूट राइज होगा क्या? कोई रिटर्न एग्रीमेंट तो है नहीं वहाँ पे कि नहीं आपकी 1% भी कंडीशन में तो खराबी नहीं आएगी, मैं किसी को फायर नहीं करूँगा। यार मैंने खरीद ली तो मैं अपने हिसाब से जैसे रन करूँ, जैसे व्हाट द एलन मस्क इज डूइंग राइट नाउ। उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने बाहर कर दिया सीईओ को। अब ये बात क्यों बता रहा हूँ मैं? ये बात जब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल पहुंची तो रेफरेंस में यही दिया गया था कोर्ट का, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कि आपको ये सुनना लाइन से लिखा हुआ क्या है कि वेदर नॉट टू टेक बैक, एक नाम लिखा एम्प्लॉई का और 73 और जो एम्प्लॉई हैं, ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड जमशेदपुर इन सर्विस बाय देयर ओन टिस्को मैनेजमेंट आफ्टर देयर ट्रांसफर टू लाफार्ज इंडिया लिमिटेड इज जस्टिफाइड। यार हिंदी में समझिए इसको कि जो रेफरेंस में लिखा गया कि क्या जस्टिफाइड था, किसके, कि टिस्को ने, टाटा एंड स्टील ने अपने ही वर्कर्स को वापस लेने से मना कर दिया। ये कितना जस्टिफाइबल था? मतलब ऑलरेडी एक चीज देख रहे हो आप, देर इज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। रेफरेंस में ऑलरेडी ये कहा जा चुका है कि टिस्को के ही वर्कर हैं वो, और टिस्को ने उसको वापस लेने से मना कर दिया। तो ये कितना जस्टिफाइबल था, ये चेक करिए। मतलब देर इज एन एस्टेब्लिश्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। डू यू थिंक इट इज राइट? आपको लगता है कि सही था ये? दैट इज व्हाट आई हैव गिवन एग्जांपल टू यू ना, कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी जस्ट, कि एलन मस्क और अगर हम बात करें ट्विटर के जो पहले थे उनके बीच की अगर बात करें तो क्या वो सही था? अगर कोई ये कहते कि देखिए ट्विटर के एलन मस्क वापस नहीं ले रहे सीईओ जो हमारे पराग साहब थे उनको, क्या डिस्प्यूट हो जाएगा इसमें? अब इसी पे पैराग्राफ 7 को आप पढ़ोगे तो इसमें एक बात टाटा आयरन स्टील ने कही कि देखिए एक बात मुझे पहले नहीं समझ में आई कि लाफार्ज इसमें कोई पार्टी है ही नहीं। क्यों नहीं है पार्टी इस केस में? जबकि वो वर्कर्स तो टाटा के नहीं है ना, वो वर्कर्स तो लाफार्ज के हैं, क्योंकि ये तो कंप्लीट टेक ओवर हुई है। हमने कंपनी उनको बेची है अपनी टाटा स्टील वाली, सीमेंट वाली सॉरी। जब हमने वो कंपनी बेच दी तो वर्कर्स वो मेरे तो हुए नहीं। देन हाउ कैन बी टेक बैक? कहाँ लूंगा बैक मैं? मेरे पास सीमेंट कंपनी है ही नहीं, एंड दे आर द वर्कर्स ऑफ द सीमेंट कंपनी। और लाफार्ज को तो उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कुछ पार्टी नहीं बनाया है। खुद सोचिए आप, जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन कि कितना मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब केस बना दिया गया था। देख दो रेफरेंस कितना मैटर करता है। रेफरेंस में अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दे तो ट्रिब्यूनल तो बस वही देखेगा ना कि कितना जस्टिफाइबल था, क्योंकि ट्रिब्यूनल के पास तो पावर ही नहीं है कि वो बियॉन्ड जाएगा। तो बातें जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने बोला कि देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो है पहले वहाँ पर, क्योंकि एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे लिए क्या जाना है एम्प्लॉयर कौन है। तो एम्प्लॉयर में नो डाउट ये कहा गया कि डिस्प्यूट तो चलो दिख रहा है, एम्प्लॉयर कौन है? लाफार्ज। ऑब्वियस चीज़ है, लाफार्ज की बात हो रही है यहाँ पर, और लाफार्ज को एक इंपॉर्टेंट पार्टी बनाया जाए। ठीक है, आगे देखेंगे। जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे
तो सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंची थे के सिकरी साहब जज थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप बताओ कि जब ऑलरेडी एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो चुका है, सो ट्राइब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन कहाँ से आती है कि आप ट्राइब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन कहाँ से आएगी कि वो इसके बियॉन्ड जाकर चेक करे? वो तो चेक नहीं करेगा, बिल्कुल भी चेक नहीं करेगा। तो इसमें ओवरऑल यही बात कही गई थी कि जो ऑर्डर ऑफ रेफरेंस है वो बहुत मैटर करता है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो बहुत मैटर करता है। आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऑलरेडी एम्प्लॉय एम्प्लॉई रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देंगे, तो ट्राइब्यूनल का तो काम है कि वही देखेगा। अब फैक्ट उसको डिस्प्यूट दिख भी रहा है, तो जब डिस्प्यूट अराइज हो ही गया है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला भी कि अगर डिस्प्यूट अराइज हो चुका है तो कोई जरूरत ही नहीं बैकग्राउंड में जाने की, तो वो वही करेंगे। तो के सिकरी साहब ने बड़ा ही मतलब जजमेंट में कहा कि आप ऐसा करो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि पहले तो अपना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो थोड़ा सा डिस्प्यूट के रियल नेचर को समझाए, और जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसको समझाए, एम्प्लॉयर कौन है वो समझाए, और फिर से रेफरेंस दे और वर्किंग कंडीशन को समझते हुए पूरा का पूरा रेफरेंस बताए वापस से। ये बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि रेफरेंस जो है वो बिल्कुल ही क्लियरली डिफेक्टिव है और डज नॉट टेक केयर ऑफ द करेक्ट एंड प्रिसाइज नेचर ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, और आपको जो भी मैनर में दिया गया था वो गलत है, और आप बस चीज़ों को क्या करिए वापस से रेफर करिए ढंग से। तो ये केस था, वो डिफेक्टिव रेफरेंस का केस था कि रेफरेंस कितना मैटर करता है, कौन सा मैथड रेफरेंस इफेक्टिव होगा, कौन सा मैथड एक तो पता नहीं क्या हो जाता है अंग्रेजी को कई बार बीच में, रेफरेंस डिफेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब यूनिट 3 को देखेंगे। दो केसेस समझ में आ गए, अच्छे केसेस थे, मतलब बढ़िया केस था। आप एक बार पढ़िएगा जरूर केसमेट में। मुझे जितना क्रिस्पी पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, और स्लाइड भी लगा दिया, आप पॉज करके पढ़ भी लीजिएगा एक बार। अब हम बात करेंगे अवार्ड एंड सेटलमेंट की। उसके सेटलमेंट का नेचर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता रखा है। ड्यूरेशन क्या होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, अवार्ड का नेचर क्या होगा, ड्यूरेशन कैसे होगा, और जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल अवार्ड की हम बात को समझेंगे कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं। कुछ बातें इसमें रह जाएंगी आज, वो अपने नेक्स्ट यूनिट में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अवार्ड क्या होता है? अवार्ड समझो सेक्शन 2B में लिखा हुआ है। अवार्ड होता क्या है? किसी भी प्रोग्राम के एंड में एज ए कंक्लूजन दिया जाने वाला प्रोत्साहन अवार्ड हो गया। मतलब आपने इतना मान लिया कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ कि एक प्रोग्राम हुआ, यानी एक डिस्प्यूट हुआ, वो सेटल हो चुका, प्रोग्राम हो चुका, ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्यूट का अवार्ड देंगे कि चलो ठीक है, डिस्प्यूट था, सेटल, उसका बातचीत हो गई, एक अवार्ड निकल के आया कि 10% बोनस दे दीजिए, 20% बोनस दे दीजिए, वो अवार्ड हो गया। तो अवार्ड क्या हो सकता है? एक इंटरिम हो सकता है, तो टेम्पररी हो सकता है, या फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग देयर टू। मैंने बार बार बता रखा है, क्वेश्चन रिलेटिंग देयर टू का मतलब बाय लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो भी हैं, वो आर्बिट्रेशन अवार्ड जो आपको दिया जाता है उस सबको भी इंक्लूड यहाँ पे करते हैं। तो अवार्ड का कॉन्सेप्ट इतनी सी चीज़ है कि जो फाइनल में दिया जाएगा, या तो अंतरिम भी हो सकता है, टेम्पररी कि चलो ठीक है 10 दिन के लिए 10% बोनस दे रहे हैं, बाद में इसके ऊपर बातचीत करके बढ़ाया जाएगा जैसे सिचुएशन होगा, या ऑल टुगेदर आपको 20% के लिए बोनस दे दिया गया फॉर सर्टेन टाइम। इस पर सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ सेक्शन 16 स्टार्ट करने से पहले। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट बेसिकली एक तरीके का दो पार्टीज जो डिस्प्यूट में है, या 10 पार्टी जो भी डिस्प्यूट में, जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में, उनके बीच एक तरीके की सहमति बनाना सेटलमेंट हो गई। अगर ये सेटलमेंट अदर देन इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्सिलिएशन हुआ है, सेक्शन 18 जब आप पढ़ोगे तब तो वो बाइंडिंग है। पर अगर उसके प्रोसेस के बीच में, अगर इन्होंने प्रोसेस के बीच या प्रोसेस के थ्रू अगर इनको सेटलमेंट किया गया है, तो वो भी बाइंडिंग हो सकता है। पर वो डिपेंड करेगा आफ्टर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। मतलब इतना मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि सेटलमेंट इन एनी वे बाइंडिंग होगा। अगर आपने कॉन्सिलिएशन ऑफिसर ने आपको आपस में सेटल करने का ऑर्डर दिया, तब भी करना पड़ेगा आपको सेटलमेंट। या तो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की मीटिंग चल रही थी उधर और आपने आपस में सेटलमेंट कर लिया, वो भी बाइंडिंग होगा, क्योंकि अगर आप बाइंडिंग नहीं करोगे तो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर फिर तो बाइंडिंग नेचर का कुछ ना कुछ आपको अवार्ड नहीं देगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की बंद कमरे में मीटिंग चल रही है और बाहर आपने कर लिया, तो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर क्या करेगा, उसको अप्रूव कर देगा उस सेटलमेंट को कि चलो इन्होंने आपस में ही कर लिया सेटलमेंट, तो इसको बाइंडिंग कर देते हैं, और फिर वो दिमाग नहीं लगाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो अदरवाइज देन इन द कॉन्सिलिएशन अगर आपस में ही कर लिया, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर तक नहीं पहुंची, वो भी बाइंडिंग होगा। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर तक पहुंचेगा, और उसका तो काम ही है, मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि उसको तो देना ही देना काम है। मतलब डिस्प्यूट है वो अवार्ड के रूप में बदलेगा ही बदलेगा। देयर विल बी एन एंड इन एवरी डिस्प्यूट, वो तो होगा ही होगा। तो अगर आपने आपस में ही कर लिया तो ठीक है,
बाइंडिंग कर लो, अगर आपने नहीं किया तो कॉन्सुलेशन ऑफिसर बाइंडिंग कर देगा। सेक्शन 18(1), सेक्शन 18(3)(d), यही चीज़ है कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 18 को जब समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। सेक्शन 18 कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड है। तो सेक्शन 16 यहाँ पे देखते हैं। पहले फॉर्म ऑफ रिपोर्ट और अवार्ड, और तरीका क्या होगा, फॉर्म क्या होगा। जो भी रिपोर्ट होगा बोर्ड का या कोर्ट का, shall be in writing, वर्ड को ध्यान से सुनिए, shall be in writing and shall be signed by all the members of the board or the court as the case may be। कहने का मतलब सेक्शन 16 कहता है कि जो भी लोग उस मीटिंग में रहेंगे, कॉन्सिलेशन बोर्ड में रहेंगे और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में रहेंगे, जो भी रहेंगे, उनके एक एक मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हो, और उन सब का साइन भी होना चाहिए और वो राइटिंग में होना चाहिए। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं तो उनका भी राइटिंग में होना चाहिए, उनका भी सिग्नेचर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वाइड होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो वाइड होगा। अभी मैंने जैसे बोला ना, एक हमारे सर पढ़ाते थे ऐसे, अगर नहीं होगा तो वाइड होगा। कितनी हैवी आवाज़ थी ना। चलिए, इंटरटेनमेंट अपनी जगह है। तो सेक्शन 16 को मैंने समझाया आपको कि अगर राइटिंग में नहीं है और अगर साइंड नहीं है तो वाइड होगा। समझे, अगर राइटिंग में है और सब कुछ बात है। अगर, हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी एक मेंबर ने डिसेंट भी करा है, डिसेंट बोलते हैं ना, डिसेंट भी करा आपस में, कि वो अग्री नहीं किया किसी पॉइंट से, तो वो भी लिखना पड़ेगा आपको कि देखो भैया मैंने इस पॉइंट पे अग्री नहीं किया था, पर मेरे लिखी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर कि देखो मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ, वो भी लिखा हुआ है। तो एवरीथिंग विल बी रिटेन एंड एवरीथिंग विल बी साइंड बाय ऑल द मेंबर्स। अगर नहीं है तो वो वाइड हो जाएगा, सेक्शन 16 कहता है। 17 कहता है कि पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड अवार्ड की हम बात करेंगे। अगर रिपोर्ट आपको पहुंच गई, कोर्ट ने दे दी, अब रिपोर्ट पहुंच गई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास और अवार्ड भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पता है कि क्या है, तो पब्लिकेशन जो भी होगा वो विद इन 30 डेज के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का करना काम होगा, 30 डेज के अंदर। अब ये क्वेश्चन उठेगा आगे चल के, मैं उठाऊंगा कि क्या है मैंडेटरी है कि 30 दिन के अंदर ही करना है, 31 दिन नहीं हो सकता, और अगर नहीं किए तो क्या हो जाएगा। क्या विथहोल्ड कर सकते हो आप अवार्ड को, क्या विथहोल्ड कर सकते हो आप थोड़ी दिन के लिए सेटलमेंट को, नहीं सब पब्लिश कर रहे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, गैजेट नोटिफिकेशन में, ये बात उठाएंगे आगे। सेक्शन 17 कहता है, जब उसका क्लॉज 2 पढ़िएगा आप, दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17A द अवार्ड पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन एनी क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। उसको अपीलिंग के लिए तो आप नहीं कर सकते कि देखो भैया हम अवार्ड से खुश नहीं थे इसलिए अपील कर रहा हूं मैं, नहीं। आप रिट से जा सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, अपीलिंग मेथड से नहीं जा सकते, बाइंडिंग हो जाएगा वो ट्रिब्यूनल का। अगर ऐसा नहीं हो तो छोटे छोटे डिस्प्यूट भी पहुंचने लग जाए कोर्ट, तो फिर सेक्शन 72 कहता है ये। अब आगे चलेंगे, कुछ और भी चीज़ें हैं। सेक्शन 17 एक कमेंसमेंट ऑफ द अवार्ड कब होगा, कोई भी अवार्ड का कमेंसमेंट, कहने का मतलब अवार्ड अगर ट्रिब्यूनल ने दे दिया तो वो शुरू कब होगा। सुनिए इसको, एन अवार्ड इंक्लूडिंग एन आर्बिट्रेशन अवार्ड शैल बिकम इनफोर्सिएबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन अंडर सेक्शन 17। जिस दिन पब्लिकेशन हो गई उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, मैं बार बार कह रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गैजेट में आनी जरूरी नहीं है। अगर गैजेट में नहीं आया तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो गैजेट वाला डेट ही इशू होगा। 10 को अगर उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है और 12 को गैजेट में आया तो 10 से भी काउंट होगा, 10 से ही काउंट होगा वो। ठीक है, तो पब्लिकेशन के 30 दिन के बाद वो जो है अवार्ड वो इन्फोर्सिएबल हो जाएगा, मतलब उन दोनों के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। वो 30 दिन दिया जाता है, क्रॉस चेक कर ले, अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप उठाइए, वरना वो 90 दिन के अंदर भी मॉडिफाई वगैरह होती है बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने ओपिनियन के अनुसार। पर ये भी चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रोवाइडेड अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि ये अवार्ड नेशनल इंपॉर्टेंस में, पब्लिक ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, देयर इज सर्टेन इशूज, तो वो उसको विथहोल्ड, मतलब वो उसको क्या कर सकता है, ये कह सकता है कि इन्फोर्सिएबल 30 डेज के बाद भी नहीं होगा। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा पावर चली जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की वही नेशनल इंपॉर्टेंस वाली बात जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मॉडिफिकेशन की भी बात मैंने आपको बोली, 90 दिन के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड से लेकर, देखिए कहाँ गया, विद इन 90 डेज आप उसको क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो एंड ऑल। ठीक है, ये सेक्शन 17 था। आगे पढ़ेंगे अभी, और ये सब लौट कर आऊँगा इनके ऊपर, जैसे बात होगी सेक्शन 18 वगैरह की। क्वेश्चंस मैंने उठाए आपको, एक क्वेश्चंस आपके केस के हैं, दोनों केसेस के, रेमिंगटन रैंड ऑफ जो इंडिया है उसके केस को भी पढ़ेंगे और सलिक जो केस है उसके भी पढ़ेंगे, दोनों बड़े आसान केस है। क्वेश्चन यही उठता है कि 17 के अंदर जो चीज़ें कही गई है क्या वो मैंडेटरी है, कितनी 30 दिन के अंदर तो पब्लिकेशन देना ही पड़ेगा आपको, या डायरेक्टरी है, लिखा हुआ सेल तो है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ विथ होल्डिंग ऑफ पब्लिकेशन। अगर आपने विथ होल्ड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने विथ होल्ड कर लिया, गवर्नमेंट इज सेइंग दैट मैं तो नहीं पब्लिश करूंगा, तो क्या होगा।
इम्पैक्ट क्या होगा। थर्ड पॉइंट, अगर 30 दिन के बाद पब्लिकेशन हो रहा है देन क्या होगा। क्या पब्लिकेशन वॉइड हो जाएगी, पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा, या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डज द इंटरिम ऑर्डर नीड टू बी पब्लिश्ड, कि जो टेम्पररी ऑर्डर आया है, अवार्ड आया है, क्या उसको भी पब्लिश करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डेट अवार्ड क्या होगा। डेट नहीं लिखी, अवार्ड कहिए इसको, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया पर जो केस है उसमें ही चीज बोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 उसी में डिस्कस हुआ था, मैं आपको बताता हूं। उसमें एक बात कही गई बहुत अच्छी तरीके से कि क्या 30 दिन के अंदर, क्योंकि केरला गवर्नमेंट डिले कर दी थी थोड़ा सा पॉइंट उसको करने में, क्या करा था उन्होंने, एक दिन बाद 14 अक्टूबर को डेट ऑफ पब्लिकेशन हुआ और 15 आई थिंक नहीं 14 को अवार्ड आया था, या फिर 15 नवंबर को आई थिंक, एक दिन लेट उन्होंने क्या करा था उसको पब्लिश किया था। मतलब 30 दिन के अंदर पब्लिश नहीं कर पाए थे वो, 31वां दिन उन्होंने पब्लिश किया था एक अवार्ड को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के एक अवार्ड को, ठीक है। आपका जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हो रहा है कि गवर्नमेंट है वो एक दिन डिले कर देती है अवार्ड पब्लिश करने में, तो क्या होगा, तो उसमें रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया वाला केस जो है वो आप चिपका दीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। मैं उसको आपका पॉइंट समझाता हूँ। तो उसमें पहुंची थी बात कोर्ट में यही कि क्या एक दिन जो लेट हो गया पब्लिश करने में, क्या उसको नहीं माना जाएगा। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं माना जाएगा, ये बात गलत है। अगर ये कह दिया जाए कि 31वें दिन अगर कोई चीज़ अगर आई है, किसी को अगर हम पब्लिश कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे आप ख़त्म नहीं कर सकते कि वहाँ पर कोई भी अवार्ड दिया ही नहीं था। बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 17(1) कहता है कि अवार्ड शैल बी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस दिन उसको मिलती है उसके बाद उसको पब्लिश करना मैंडेटरी है, मतलब उसको करना ही करना है। पर एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है दुनिया में जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वो पॉसिबल नहीं था अवार्ड को पब्लिश कर पाना। मान लीजिए प्रेस हड़ताल पे चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए, इफ देयर इज सर्टेन कंडीशंस कि वो 30 डेज के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अवार्ड सिर्फ इस बेसिस पे इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि आपने 31वें दिन पब्लिश किया। समझ रहे हो आप बात को, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं मैं। तो उन्होंने बोला कि 17(1) में जो बात कही गई वो डायरेक्टरी नेचर की है, वो डायरेक्टरी नेचर की है। डायरेक्टरी इन द सेंस, हाँ वहां पर इंपॉर्टेंट तो है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मैंडेटरी ये है कि आपको पब्लिश तो करना है, पर सिर्फ 30 दिन के अंदर करना है, ये मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है। पर हाँ मैंडेटरी ये चीज हो जाएगा कि आपको करना तो है ही, और अगर आपने नहीं किया है तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस बताना पड़ेगा आपको कि किस बेसिस पे आपने 30 दिन के अंदर नहीं कर पाए हैं, वो चीज कोर्ट डिसाइड करेगी ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस। मतलब मैंडेटरी है क्या अवार्ड पब्लिश करना, ये नहीं 30 दिन के अंदर करना। अगर नहीं कर पाए तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट फोर्स्ड यू टू नॉट पब्लिश द award within the days of 30 days, within the period of 30 days. क्यों नहीं किया आपने? It will be examined by the court on the basis of circumstances and facts. तो प्रोविजन 17-17 क्या हो गया, डायरेक्टरी ये नेचर आप याद रखिएगा। रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया का पूरा केस बता दिया आपने। केरला गवर्नमेंट क्या हो गया था ना कि वो एक दिन उन्होंने जो था वो 15 नवंबर 1966, 14 अक्टूबर 1966 को उनको रिसीट मिलता है, अवार्ड का रिसीविंग होती है, और 15 नवंबर को उन्होंने पब्लिश किया, एक दिन लेट हो गए थे वो। अब बात यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ कि आप खुद सोचिए, अगर ऐसा होता मैंडेटरीनेस तो वहाँ पे पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी ये की जाती कि गवर्नमेंट नोटिफाई ही ना करे। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, उनको अवार्ड अगर उनके फेवर में नहीं आता तो वो प्रेस को हड़ताल कर देते, कुछ ऐसा करते कि नोटिफिकेशन में ही ना आ जाए, सड़कों पे बैठ जाते, फिर एक सेकंड काउंट होती कि यार 12:01 में तो आपने पब्लिश किया तो नहीं इंटरनेट पे आया 1 सेकंड के बाद तो मानेंगे ही नहीं। मतलब समझ रहे हो कितना क्योस मच जाता है इस चीज़ से। ये रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया का केस है। आगे पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट। सर्सिल्क वाला जो केस है वो बड़ा ही सिंपल सा केस है। सर्सिल्क लिमिटेड में हुआ क्या, उसमें बोला, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपको कि जो डिस्प्यूट थी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और सर्सिल्क लिमिटेड की, उसमें अवार्ड भी मिल गया। अब बात होगी पब्लिकेशन की, पब्लिकेशन तो करना था, तो पब्लिकेशन, उस अवार्ड और पब्लिकेशन के दरमियान आपस में सेटलमेंट कर ली गई थी कंपनियों के द्वारा।
आपस में उन्होंने सेटलमेंट कर दिया। सेक्शन 18(1) यही तो कहता है कि अदरवाइज देन इन द कॉन्सिलिएशन प्रोसेस, अगर अदरवाइज देन इन द कॉन्सिलिएशन प्रोसीजर, कहने का मतलब कि अगर आपने क्या कर लिया, देखिए सेक्शन 18(1) को, कि कॉन्सिलिएशन प्रोसीजर के कोर्स के अलावा अगर आपने सेटलमेंट कर लिया है तो वो बाइंडिंग होगा। हर अगर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के साथ में आपने कर लिया है ना, अगर वो मीटिंग चल भी रही थी बंद कमरे वाला मैंने जो आपको बताया, और बाहर आपने कर लिया तो भी बाइंडिंग होगा, क्योंकि वो बाइंडिंग अवार्ड तो अंदर से एक आने वाला है ही, तो किसी वे में बाइंडिंग होगा। अंतर ये हो जाएगा कि पब्लिकेशन करे कि नहीं करे। हाँ, अगर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर कह देती है गवर्नमेंट को लिखकर कि सर देखिए हमने तो, मेरा ये रिपोर्ट है, आप इसको पब्लिश कर दी, वो तो करेंगे ही करेंगे। पर अगर आपने ही सेटलमेंट कर लिया है आपस में, और एक आप ही कह रहे हो कोर्ट कॉन्सिलिएशन ऑफिसर से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, देखो भैया आप पब्लिश मत करो, हमने आपस में सेटलमेंट कर लिया है, तो पर है तो अवार्ड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो थी, अवार्ड भी आ चुका है, आपस में भले ही आपने सेटलमेंट कर लिया है तो सेटलमेंट ही, पर एक तरीके से इंतरिम अवार्ड हुआ वो, चलिए ठीक है अभी के लिए अलाउ कर दिया, क्या नाम है, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर ने, पर पब्लिशिंग तो करनी है ना 18(3) के अंदर, है तो बाइंडिंग नेचर का, बाइंडिंग नेचर है तो वैसे भी पब्लिशिंग करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, भले ही आपको 18 कहता है कि आपको पब्लिश और बाइंडिंग है और पब्लिशिंग 17 में कहा हुआ कि पब्लिशिंग करना है, पर देयर इज ऑलरेडी अ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज जिनको प्रॉब्लम थी। सो इफ दे हैव ऑलरेडी reached a kind of settlement, there is no need to publish, क्योंकि 18(1) और 18(3)(d) को अगर अभी रोकना है, किसके ऊपर 18(3)(d) में कहता है कि कौन कौन से पर्सन्स होंगे जिसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगा, जिसके ऊपर सेटलमेंट जो होगा वो बाइंडिंग होगा। जब वो हमको कहता है कि बाइंडिंग नेचर उन डिस्प्यूट्स, उन जो इन्वॉल्व पार्टीज है उन्हीं के ऊपर होना है, पर वो पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर चुकी हैं, तो अभी 17, 18(1) और 18(3) इन तीनों के बीच में अगर किसी भी तरीके की कन्फॉर्मिटी आ रही है, अगर किसी भी तरीके के तीनों के बीच में अगर डिस्प्यूट आ रहा है, तो अभी के लिए 17(1) कहता है आपको कि पब्लिश करना है, 18(3) भी कहता है कि बाइंडिंग नेचर का है, और 18(1) भी कहता है बाइंडिंग नेचर का है। तो इन तीनों के बीच में अभी सामंजस्य बिठाने के लिए, कहने का मतलब इन तीनों के बीच में एक तरीके की पॉसिबिलिटी है कि कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। अभी के लिए आप पब्लिकेशन को विथहोल्ड कर लीजिए, मतलब आप पब्लिकेशन को, मतलब अवार्ड को पब्लिश मत करिए। 17(1) डायरेक्टरी नेचर का हो गया, केस बता दिया मैंने, और पब्लिश अभी मत करिए, विथहोल्ड कर लीजिए, क्योंकि सेटलमेंट दोनों के बीच पहुंच चुका है, और सेटलमेंट दोनों के ऊपर क्या है, बाइंडिंग है। तो 17(1) डायरेक्टरी हो गया, 18(3) विथहोल्डिंग के लिए कह दिया, और 18(1) जो बाइंडिंग नेचर का था वो बाइंडिंग हो गया दोनों पार्टीज के ऊपर। समझ गए आप? इतनी सी बात है सर्चिक लिमिटेड में। तो क्या विथहोल्ड भी कर सकती है? कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। समझ गए बात को? ठीक है। और पब्लिकेशन आफ्टर 30 डेज, मैंने आपको बोला 30 डेज के बाद भी आप कर सकते हो इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और इंतरिम अवार्ड क्या पब्लिश करना पड़ेगा? आप खुद सोचिए कि कहीं भी मैंने आपको बोला है इंतरिम अवार्ड के बारे में, अभी तक अवार्ड पब्लिश करने के लिए बोला हुआ है। तो इंतरिम अवार्ड पब्लिश करें या ना करें मैंडेटरी नहीं है, अवार्ड पब्लिश करना मैंडेटरी है। अगर टेम्पररी अवार्ड हुई है तो आप चाहिए तो उसको आप कर दीजिए, बढ़िया बात है। अगर नहीं कर रहे हो तो इट विल नॉट बी अमाउंट टू सर्टेन थिंग कि नहीं यार आपने तो बड़ा गलत कर दिया, वो वाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और डेट ऑफ पब्लिकेशन मैंने बोला अवार्ड जिस दिन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाती है, गैजेट 1-2 दिन बाद ही पब्लिश होता है मोस्टली। नोटिफिकेशन आ गई, देखो भैया ये केस अवार्ड का ये सेटलमेंट हो चुका है, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन में, मतलब गैजेट नोटिफिकेशन में भी आ जाएगी, पर आज से ये चीज़ ऑपरेबल हो गई। मतलब अवार्ड तो उसी दिन से ऑपरेशन में आ जाती है जिस दिन से अवार्ड कॉन्सिलेशन ऑफिसर के द्वारा दी जाती है। इन्फोर्स में कब आती है? 30 दिन के बाद पब्लिकेशन के। ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी अलग चीज़, ऑपरेशन अलग चीज़ है। इन्फोर्सिबिलिटी मतलब लीगली इन्फोर्सिबल हो गया, ऑपरेशन मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह आप उसके बीच में आप चाहो तो कर सकते हो, रिजेक्शन वगैरह जो भी चीज़ें आप उसको कर सकते हो। अब इसी में हुआ कि जैसे मैंने आपको बोला रेमिंगटन एंड ऑफ इंडिया वाले केस में पब्लिकेशन मैंडेटरी है, पर टाइम लिमिट चेंज हो सकता है, डायरेक्टरी नेचर की हो गई। विथहोल्डिंग पॉसिबल है फैक्ट एंड केसेस को ध्यान में रखते हुए। 30 दिन के बाद सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा कि मेयर डिले हुआ है, मैंने आपको बताया। और इंतरिम अवार्ड को पब्लिश करने की जरूरत नहीं, नीड नॉट, हाँ आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये 2 केसेस थे, आसान केसेस थे, मैंने आपको बता दिया। इफ़ यू वांट टू रीड, आप रीड करिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क, जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि यार ये रवि ये पॉइंट समझ में नहीं आई, या फिर आप मुझसे जस्ट यू कैन आस्क मी इन द कॉलेज कि यार ये वाली बात आपकी समझ में नहीं आई थी। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। कोई भी बात होगी जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी इसी वीक में 2 यूनिट और ले आऊँगा, 4th यूनिट 5th यूनिट, शायद 6 यूनिट तक कर लूँगा इस वीक में। एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी वीडियोज़ बनाने हैं यार, मतलब इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, कितने सारे वीडियोज़ बनाऊँ, फिर भी फॉर यू आई विल बी डूइंग दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर लविंग मी। थैंक यू।